जरा सोचिए, एक ऐसे भूभाग के बारे में जो इतना रणनीतिक है, मतलब इतना अहम है कि वो सचमुच पूरे देश की घड़ियों का समय तय करता है बिल्कुल। और जिसकी सीमाएं 8 अलग-अलग राज्यों से टकराती हैं। मतलब आज की इस विस्तार से की जा रही पड़ताल में हम सिर्फ एक नक्शा नहीं देख रहे हैं। सही कहा। हम एक पूरे जियोपॉलिटिकल इंजन को डिकोड कर रहे हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का भूगोल, हमारे पास जो आज स्रोत है ना, वो ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों से भरे हुए हैं। लेकिन हमारा मिशन इन आंकड़ों को सिर्फ रटना नहीं है। हाँ, आंकड़े तो कहीं भी मिल जाएंगे। एग्जैक्टली हम ये समझेंगे कि कैसे नदियों का बहाव और उन प्राचीन चट्टानों ने एक ऐसी जमीन तैयार की जिसने इस राज्य की पूरी पहचान तय कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तो इस राज्य के भूगोल को एक 2 मंजिला इमारत की तरह देखता हूँ। अच्छा, 2 मंजिला इमारत, ये काफी दिलचस्प एनालॉजी है ना? मतलब अगर हम इस राज्य के निर्माण को समझें तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है, यानी गंगा और यमुना का मैदानी इलाका, वो इस इमारत का टॉप फ्लोर है। जो कि बिल्कुल नया और बेहद उपजाऊ है। हाँ, और इसे नदियों ने अपने जलोढ़ जमाव, मतलब एल्यूवियल डिपॉजिट से बनाया है। हर साल नदियां नई गाद लाती हैं और फर्श एकदम नया हो जाता है। एकदम। और अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो चीजें बहुत स्पष्ट होने लगती हैं। ये जो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जो कि देश का 7.33% हिस्सा है। सही, और आकार में चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसका जो विरोधाभास है वो इसके बेसमेंट में है। वही कहानी तो बेसमेंट में ही पलटती है, दक्षिणी हिस्से में। हाँ, वो जलोढ़ मिट्टी का नहीं है, वो आद्यकल्प यानी आर्कियन एरा की चट्टानों से बना है। आर्कियन मतलब ये तो पृथ्वी के एकदम शुरुआती दौर की बात हो गई। एकदम सही, हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब जीवन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था। ये चट्टानें इतनी कठोर हैं कि मौसम भी इन्हें आसानी से तोड़ नहीं पाया है। तो एक तरफ गतिशीलता है, नयापन है, और दूसरी तरफ वो बेसमेंट है जो एकदम अड़ेग है। और यही बात राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था और इसके कठोर इतिहास को तय करती है। प्राचीन काल में जिस इलाके को जैजा घुक्ती कहा जाता था, बुंदेलखंड का इलाका। बिल्कुल, बुंदेलखंड का वो ऐतिहासिक क्षेत्र इन्हीं चट्टानों पर बसा है। यहाँ खेती मुश्किल है, पानी आसानी से रिसता नहीं है। इसीलिए वहां का इतिहास बड़े खेतों का नहीं, बल्कि अभेद्य किलों का रहा है। हाँ, मतलब बुंदेलखंड में जो 7 जिले आते हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। हाँ, इन सब का जो संघर्ष है वो उस आर्कियन चट्टान ने तय किया है। बिल्कुल। अब मिट्टी की बुनियाद तो हमने समझ ली, लेकिन जब हम राजनीतिक भूगोल की तरफ जाते हैं ना, तो इस विशाल इमारत की सीमाएं और भी हैरान करती हैं। सीमाओं का तो एक पूरा जाल है। मतलब यूपी की सीमा देश के सबसे ज्यादा यानी 8 राज्यों को छूती है। उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और पूर्व में झारखंड और बिहार। इसके साथ ही दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता लोगों को, मुझे भी था। वो चीन की सीमा वाला। हाँ, मुझे लगता था कि हिमालय की तरफ से, मतलब नेपाल के साथ जो ऊपरी हिस्सा है वो चीन से भी लगता होगा। ये बहुत ही आम गलतफहमी है, लेकिन स्रोत स्पष्ट करते हैं कि चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। यूपी की नहीं? बिल्कुल नहीं। उत्तराखंड के अलग होने के बाद यूपी की सीमा अब चीन को टच नहीं करती। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। लेकिन अगर हम सीमाओं के विस्तार को देखें, मतलब सबसे पश्चिमी जिला शामली है जो हरियाणा को छूता है, और सबसे पूर्वी जिला बलिया है जो बिहार की सीमा पर है, और एकदम उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र। मतलब 8 राज्यों से घिरे होने का असर तो होता होगा ना? बहुत ज्यादा असर होता है। ये सीमाएं सिर्फ लाइनें नहीं है, ये सांस्कृतिक आदान प्रदान के दरवाजे हैं। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा यानी 11 जिलों की सीमा लगती है। बाप रे, 11 जिले! और बिहार के साथ 7 जिलों की। सीमाओं की बात हो रही है तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीबोगरीब विरोधाभास आ रहा है। आप जरा ललितपुर जिले के बारे में सोचिए। वो एक पेनिनसुला या द्वीप की तरह लगता है ना? मतलब यूपी के अंदर ये सिर्फ एक जिले झांसी से जुड़ा है, बाकी इसके तीनों तरफ मध्य प्रदेश है। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि प्रशासनिक रूप से भले ही वो यूपी का हिस्सा है, लेकिन वहाँ का दैनिक जीवन, बोलचाल, सब कुछ अपने पड़ोसी राज्य एमपी से मिलजुल जाता है। और इसके ठीक उलट अगर हम हरदोई को देखें, जो कि 7 अन्य यूपी जिलों से घिरा हुआ है।
हाँ, वो कहीं बाहरी राज्य को छूटा ही नहीं है, तो वो एक तरह से यूपी की कोर संस्कृति का केंद्र बन जाता है। बिल्कुल सही। अब जिलों की बात चली है तो इनके आकार और विशेषताओं में भी वही बेसमेंट और टॉप फ्लोर वाला फर्क दिखता है। मतलब लखीमपुर खीरी को ही ले लीजिए। हाँ, जो सबसे बड़ा जिला है, 7,680 वर्ग किलोमीटर, और वहीं पर राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क भी है। जो नेपाल सीमा पर है। और इसके विपरीत सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़, सिर्फ 660 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम पर्यावरण की बात करें, सोनभद्र में सबसे ज्यादा जंगल हैं। जो उसी पुरानी दक्षिणी भौगोलिक संरचना का हिस्सा है। और संत रविदास नगर में सबसे कम वन क्षेत्र है। अच्छा, और जनसांख्यिकी के हिसाब से देखें तो सीतापुर में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर आकर बात सच में बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। मैं कन्नौज के बारे में पढ़ रहा था। पूर्व का ग्रास, एग्जैक्टली, फ्रांस का ग्रास शहर जो अपने परफ्यूम के लिए जाना जाता है। लेकिन कन्नौज तो प्राचीन काल में सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी था ना? हाँ, वो एक हिंदू साम्राज्य की राजधानी था और अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो एक राजनीतिक पावर सेंटर इत्र और गुलाब जल का केंद्र कैसे बन गया? ये बताता है कि इतिहास कैसे अर्थव्यवस्था में बदल जाता है। जब साम्राज्य खत्म हुआ तो उस शहर ने अपने भूगोल का इस्तेमाल किया। मतलब गंगा के किनारे की उपजाऊ मिट्टी। बिल्कुल, वहाँ गुलाब की खेती और इत्र का व्यापार पनपा। आज भी वहाँ कन्नौजी भाषा बोली जाती है और वो तंबाकू और इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये तो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। वैसे प्रशासन भी समय के साथ चीजें बदलता रहता है। जैसे महोबा 11 फरवरी 1995 को हमीरपुर से अलग करके बनाया गया था। हाँ, और ये बदलाव हमें शहरीकरण में भी दिखता है। एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का उदाहरण लीजिए। हाँ, यूपी के 8 जिले इसमें शामिल हैं, गाजियाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर वगैरह। लेकिन एक चीज मुझे खटकी। अलीगढ़। हाँ, अलीगढ़ एनसीआर में शामिल नहीं है, जबकि वो इतना दूर भी नहीं है। देखिए, ये उसी टॉप फ्लोर के रेनोवेशन जैसा है। एनसीआर सिर्फ एक गोल घेरा नहीं है, ये कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल चेन पर निर्भर करता है। अच्छा, मतलब अलीगढ़ उस औद्योगिक चेन का उतना सघन हिस्सा नहीं था उस वक्त? बिल्कुल। अब अगर हम अर्थव्यवस्था से निकलकर इस राज्य के छुपे हुए रहस्यों की तरफ चलें। गुप्त गोदावरी की गुफाएं? हाँ, चित्रकूट में। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, मतलब अंडरग्राउंड नदी का कॉन्सेप्ट, ये कितना रहस्यमयी लगता है। और स्रोतों में ये भी है कि इन गुफाओं में 2 प्राकृतिक सिंहासन जैसे पत्थर हैं, जिन्हें भगवान राम और लक्ष्मण के वनवास से जोड़ा जाता है। मतलब भूगोल और पौराणिक कथाएं कैसे आपस में जुड़ जाती हैं, ये उसका परफेक्ट उदाहरण है। एकदम सही। और ये जो भूमिगत नदी है, ये उसी प्राचीन चूना पत्थर की चट्टानों का कमाल है। और पहाड़ों की बात करें तो दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी मिर्जापुर की सोनाकर है। और राज्य की सबसे ऊंची चोटी वो उत्तर में है, सहारनपुर की अमसोद चोटी। बिल्कुल। लेकिन जब आपने मिर्जापुर का जिक्र किया ना, तो इससे एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है। समय का सवाल? हाँ, भारत का मानक समय, स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व, 82.5 ई। और स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ये रेखा मिर्जापुर से होके गुजरती है। ये मुझे सबसे अद्भुत बात लगती है। मतलब एक राज्य जिसकी अपनी सीमाएं इतनी अलग-अलग हैं, वो पूरे देश की घड़ियों का समय तय कर रहा है। ये रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। लेकिन इसका केंद्र मिर्जापुर को माना जाता है, जो यूपी की प्रशासनिक और भौगोलिक अहमियत को मतलब एकदम शिखर पे ले जाता है। बिल्कुल। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इतनी ढेर सारी जानकारी हमने डिस्कस की। बेसमेंट, टॉप फ्लोर, इत्र, गुफाएं, समय। ये सिर्फ याद रखने वाले तथ्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चर्चा को सुनने के बाद अगर कोई यूपी के बारे में सोचेगा तो उसके दिमाग में सिर्फ एक साधारण राज्य नहीं आएगा। उसे प्राचीन चट्टानों, भूमिगत नदियों और पूर्व के ग्रास की एक सजीव तस्वीर दिखेगी। एक ऐसा राज्य जो पूरे देश को जोड़ता है। और इसी बात पर मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। ये सोचने वाली बात है कि अगर इन 2 मंजिला चट्टानों और गंगा के मैदान की बजाय ये भूमि बिल्कुल बंजर होती, अच्छा, तो क्या प्राचीन काल में यहाँ के साम्राज्य देश के बाकी हिस्सों पर इतना प्रभाव डाल पाते? शायद नहीं। और सोचिए, किसी ऐसी जगह पर रहने वाले लोग जो नेपाल, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा की अलग-अलग संस्कृतियों के ठीक बीच में है। एक तरह से सैंडविच बने हुए हैं। हाँ,
तो उनका आपसी नजरिया देश के किसी ऐसे हिस्से में रहने वाले से कितना अलग होगा जो चारों तरफ से बंद है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला सवाल है। भूगोल सिर्फ जमीन नहीं बनाता, वो लोगों की सोच भी बनाता है। इसे अपने ख्यालों में जरूर टटोलिएगा। बिल्कुल। और इसी गहरे विचार के साथ आज की इस पड़ताल को हम यहीं विराम देते हैं। चलिए, वीडियो खत्म होने से पहले एक छोटा सा क्विज हो जाए। देखते हैं आपने कितना याद रखा है। क्वेश्चन 1, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? ए चित्रकूट, बी महोबा, से दोनों, डी बलिया इसका सही उत्तर है सी। दोनों चित्रकूट और महोबा दोनों जिले मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। क्वेश्चन 2, कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है? ए इलाहाबाद, बी मिर्जापुर, सी इटावा, डी अलीगढ़ इसका सही उत्तर है डी अलीगढ़। अलीगढ़ मध्य प्रदेश से नहीं जुड़ा है, जबकि बाकी जिले सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन 3, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ए शामली, बी सोनभद्र, सी सहारनपुर, डी बलिया इसका सही उत्तर है ए शामली। शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। क्वेश्चन 4, बुंदेलखंड क्षेत्र का जिला कौन सा है? ए फतेहपुर, बी जौनपुर, सी महोबा, डी श्रावस्ती इसका सही उत्तर है सी महोबा। महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन 5, उत्तर प्रदेश में कौन सी गुफाएं स्थित हैं? ए भीमबेटका, बी बाघ, सी बादामी, डी गुप्त गोदावरी इसका सही उत्तर है डी गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी गुफाएं चित्रकूट में स्थित हैं, जहां एक छोटी नदी गुफा के अंदर बहती है। ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।